हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जो हमने ये टॉपिक शुरू किया हुआ है मौर्य साम्राज्य के बारे में, अब हम इस साम्राज्य के एंड की तरफ आ गए हैं कि कहने का अभिप्राय है कि आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपके लिए मौर्य साम्राज्य का पतन के कारणों के बारे में लेके आई हूँ। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि जिस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान सम्राट हुए, लेकिन उसका भी एक समय ऐसा आया कि उसका पतन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आज हम उन कारणों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य के जो पतन के लिए सबसे पहले अशोक का उत्तरदायित्व है। कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्यों बना? क्योंकि अशोक ने, जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसके बाद उसने सदैव के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया। तो उसका परिणाम ये निकला कि जो मौर्य सेना थी वो सक्रिय नहीं रही। धीरे धीरे वो युद्ध कला और वीरता के गुणों को भूल गई, और जिसके कारण ऐसे अयोग्य और भीरू सैनिक ना तो देश के विद्रोह का, जो देश में विद्रोह हुए और उसको रोक सके, ना विदेशी आक्रमणों का सामना कर सके। और उसके बाद दूसरा जो कारण है वो है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। जो अशोक था वो तो बहुत महान सम्राट हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए, दशरथ, संप्रति, भद्रथ, ये सारे अयोग्य निकले। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था और उसका दायित्व संभालने में ये असमर्थ रहे, और जब ये गद्दी पर बैठे तो चारों ओर अराजकता फैल गई। इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जो कारण उत्तरदायी रहा वो था उत्तराधिकारी कानून का अभाव। तो डियर स्टूडेंट, आप जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बिंदुसार के जो थे वो 101 पुत्र थे। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के लिए पहले अपने भाइयों को मारा था। तो उसी तरह से मतलब जब एक राजा के बहुत अधिक संतान होती थी तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना हुआ था कि राजा के मरने के बाद उसका कौन सा पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो इसी तरह से उस समय ये माना जाता था कि जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद आपस में भाइयों में युद्ध होता था, और जो तलवार के बल पर सिंहासन प्राप्त करता था वही राजा कहलाता था। फिर तानाशाही शासक। मौर्य साम्राज्य जो शासक थे उन्होंने तानाशाही शासन की स्थापना की। साम्राज्य की जो सभी शक्तियाँ थी राजा के हाथ में केंद्रित रही, और राजा ने जो कुछ भी मतलब कानून बनाया वो उसको ही लोगों के ऊपर एक तरह से थोपा गया। और वह सेना का भी प्रमुख होता था। मंत्रियों तथा राज्य के उच्च कर्मचारियों की भी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है। तो राजा की इच्छा को मानना सभी के लिए आवश्यक था, और जब तक ऐसे राज्य का नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के हाथों रहा तब तक तो साम्राज्य में उन्नति होती रही। परंतु अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी जब गद्दी पर बैठे तो उनके साम्राज्य में पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद विशाल साम्राज्य, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत विशाल था। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूरब में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। तो इतने विशाल साम्राज्य में उस समय प्रांतों से सीधा संपर्क रखने के लिए योग्य शासकों तथा यातायात के विकसित साधनों का होना आवश्यक था। परंतु अशोक के पश्चात मौर्य वंश का कोई भी योग्य शासक ना हुआ, और यातायात के साधनों के अभाव के कारण साम्राज्य को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन हो गया, और ऐसे साम्राज्य का पतन अब अवश्यभावी था। फिर राजधानी का केंद्र में ना होना, कि जो ये मौर्य जो शासकों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये केंद्र में नहीं थी साम्राज्य के। तो इसीलिए वहाँ से जो दूर दूर के प्रदेश थे उस पर नियंत्रण रखना कोई आसान कार्य नहीं था। तो ऐसी ही स्थिति का लाभ उठाकर जो केंद्र के जो गवर्नर थे उन्होंने राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये भी इसके कारण पतन का कारण बना।
फिर कर्मचारियों के अत्याचार, जो दूर के प्रदेशों पर जो मौर्य शासकों द्वारा वहाँ पर जो कर्मचारी नियुक्त किए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में जो ये दुष्ट कर्मचारी जो थे, उनसे जो जनता जो थी वो बहुत तंग आ चुकी थी, और उन्होंने ऐसे में क्या कर दिया कि उन जो कर्मचारी थे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो जब विद्रोह कर दिया तो इससे मौर्य साम्राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद साम्राज्य का विभाजन, जो अशोक के समय तक तो मौर्य साम्राज्य में एकता बनी रही, लेकिन उसके पश्चात जब अशोक की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जालौक ने कश्मीर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बीरसेन ने गांधार में स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। शेष जो साम्राज्य था वो संप्रति और दशरथ ने 2 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से जो मौर्य शासकों द्वारा साम्राज्य का विभाजन किया गया, ये भी बहुत घातक सिद्ध हुआ। फिर वित्तीय संकट, वित्तीय संकट जैसे चंद्रगुप्त जो मौर्य हुआ, उन्होंने तो वित्त के महत्व को समझते हुए बहुत कुशल आर्थिक प्रबंध की स्थापना की। अब उसके बाद अशोक जब गद्दी पर बैठा तो उसने भी वित्तीय स्थिति को उसमें सुधार किया, और उन्होंने बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए, जैसे स्तूपों, विहारों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों और धर्म का प्रचार, बौद्ध प्रसार, दान देने में बहुत सारा धन व्यय कर दिया। तो इससे जो राज्य का कोष था उसमें भारी कमी आई, क्षति हुई, और अशोक के उत्तराधिकारी के शासनकाल में कई प्रदेशों के साम्राज्य के अलग हो जाने से सरकार की आय में भी बहुत कमी होगी। तो राज्य कोष खाली होने के कारण शासन प्रबंधता में काफ़ी शिथिलता आ गई, और जिसका परिणाम ये निकला कि मौर्य साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं विदेशी आक्रमण की। जो मौर्य साम्राज्य था उसकी ख्याति दूर दूर तक थी, तो इसीलिए विदेशियों की भी उसके ऊपर निगाह रहती थी। तो जब तक तो पहले जैसे हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन अस्थिर होता चला गया, और ऐसा स्वर्ण अवसर देखकर बैक्टीरिया के जो यूनानी ने डिमिस्ट्रियस के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, और शीघ्र ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रकार विदेशी आक्रमण ने लड़खड़ाते हुए मौर्य साम्राज्य पर एक भारी आघात किया, और जिससे कि वो तेजी से सिकुड़ने लगा। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का जो कारण रहा वो रहा ब्राह्मणों का विरोध, क्योंकि जब अशोक ने बलि प्रथा बंद करवा दी, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उसके लिए आगे धम्म महामतों की नियुक्ति की, तो इससे और अशोक ने अपने कई अभिलेखों में ब्राह्मणों को झूठे देवता कहकर भी संबोधित किया। तो इससे क्या होगा, जो ब्राह्मण थे वो उसके विरुद्ध हो गए, और उन्होंने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सेनापति पुष्यमित्र जो कि एक ब्राह्मण था, उसने मौर्य जो साम्राज्य का जो शासक था भद्रथ, उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रख दी। अब इसके बाद जो उस समय ये मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन जो ये मौर्य जो साम्राज्य था और इसके जो शासक थे, इनका हम ऐतिहासिक महत्व को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि बेशक इस साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन आज भी इस साम्राज्य ने हमें अलग अलग क्षेत्रों में जो ये शासक हुए इनकी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अधिक देन है, चाहे वो कला का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो साहित्य का हो। क्योंकि अगर हम कला की बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो मौर्य काल में बहुत बड़े बड़े जो भवन आदि बने वो इतने सुंदर ढंग से बनाए हुए थे कि आज भी उसको देखकर जो विदेशी थे वो चकित रह जाते हैं। क्योंकि जब हायान भारत आया था तो उसने जो पाटलिपुत्र में शाही महल बना हुआ था, तो जब उसकी सुंदरता का वर्णन किया तो उसने लिखा कि जो ये महल था ये मनुष्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने बनाया होगा। तो अशोक से पहले जो भवन थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे जो कि जल्दी ही नष्ट हो जाते थे, और अशोक ने पहली बार लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया, और उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल के जो ललितापट्टनम नामक 2 विख्यात नगरों का भी निर्माण किया। तो इस तरह से उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बहुत सारे बाग, उद्यान, फव्वारे, इन सब का भी
निर्माण करवाया। तो इस तरह से जो मौर्य जो शासक हुए उन्होंने कला का एक अद्वितीय नमूना पेश किया। उसके बाद अगर शिल्प कला की बात करें तो जो मौर्य काल के जो शिल्प कारक थे वो भी बहुत एक तरह से बहुत उत्तम किस्म की शिल्पकारी थी उनकी, कि जैसा उन्होंने जो बहुत सारे उस समय के जो स्तंभ वगैरह बनाए हुए हैं, कई स्तंभ तो 50 से लेकर 60 फुट तक ऊंचे हैं, जिसका भार 50 टन के लगभग है। तो सबसे जो यहाँ पर आश्चर्यजनक बात है कि इतना ऊंचा स्तंभ एक चट्टान को काटकर कैसे बनाया होगा। और जो ये स्तंभ थे बहुत ऊंचे थे, फिर भी शिल्पकारों ने इनको आकर्षक रूप दिया और प्रत्येक स्तंभ पर पशु पक्षियों की बहुत सुंदर आकृतियाँ बनाई गई। तो आज भी हम सारनाथ का जो स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश में है वो अपनी कला के लिए बहुत ही विख्यात है। अब इसके बाद एक दूसरा जो स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़ का, जो कि बिहार में है, वो भी अपनी उत्तम कला के लिए विख्यात है। और यहाँ पर भी इसके शिखर पर शेर की मूर्ति बनी हुई है। अगर हम पॉलिश करने की कला को देखते हैं कि जो मौर्य काल में जो पत्थरों पर पॉलिश की गई है वो इतनी अधिक सुंदर थी कि आज भी जो उन्होंने गया की गुफाओं में पॉलिश की हुई है उसकी चमक आज भी शीशे की भांति है। अशोक का जो स्तंभ फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है उस पर की गई पॉलिश की चमक इतनी है कि एक अंग्रेज विद्वान ने उसे देखकर इस बात का पता ना लगा सका कि ये पत्थर का बना हुआ है अथवा किसी धातु का। अब आभूषण बनाने की कला की बात करें तो उस समय जो मौर्य काल के जो सोने का जो काम करते थे, अगर उस समय के जो आभूषण देखे जाएं, चाहे वो सोने के, चाहे चांदी के, चाहे तांबे के, तो और इसके साथ साथ जो सिक्के उसको अगर देखा जाए तो आज भी उसको देखकर हर कोई व्यक्ति चकित रह जाता है। उस समय जो सिक्के होते थे वो 3 तरह के होते थे, सोना, चांदी और तांबे। और इसके बाद जो उस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को पर्ण कहा जाता था और तांबे के सिक्के को मष्क कहा जाता था। तो इन सिक्कों पर मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, सूर्य, चांद, पहाड़ तथा वृक्षों के चिन्ह मिलते हैं और ये सभी चिन्ह ठप्पों द्वारा लगाए जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा मौर्य काल के बारे में। तो अब इसके बाद हम आपके लिए बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मेरे द्वारा बताया हुआ मौर्य प्रशासन है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।